नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बंगाल की राजनीति पर चर्चा करने के लिए मैं धीरेन्द्र पुंडीर आपके साथ। आज फिर बंगाल की राजनीति में मुद्दों से ज़्यादा कोरोना पर बात हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर एक चिट्ठी लिखी वैक्सीन को लेकर। उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी में जिस तरह के शब्द के वो हम लोगों ने पहले भी देखा, यानी 24 फरवरी की उसी चिट्ठी का जिक्र उन्होंने किया जिस पर हम लोगों ने कल भी बात की। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना पर काफ़ी अलग अलग खबरें, दर्द वाली खबरें आती रही। यहाँ तक कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ऑक्सीजन के ख़त्म होने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुबह तक अगर ऑक्सीजन नहीं आती है तो हाहाकार मच सकता है। एक बात का लगातार असमंजस मुझे ज़रूर रहता है, क्योंकि हम बंगाल में पिछले 2 महीने से यहाँ बंगाल के चुनाव को कवर कर रहे हैं और उस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं थी वो सब इतनी बहुत सिग्निफिकेंट नहीं थी कि उनको यहाँ बंगाल में बैठकर डिस्कस किया जाता। और चूँकि मेरी आपसे बातचीत थी लगभग 20 दिन पहले से हम लोगों ने इस राब्ते को शुरू किया है, यानी इस संवाद को शुरू किया है, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ पर हम लोगों ने बात नहीं की, क्योंकि बंगाल है, इसी की राजनीति और इसी के इर्द गिर्द पूरे देश की राजनीति इस वक्त घूम रही थी। यहाँ तक कि अलग अलग राज्यों में मुझे भी खुद आसाम जाना था, जहाँ मैं पिछली बार भी चुनाव कवर करने गया था। 2016 के चुनाव में आसाम में रहा, मैं 15 से 20 दिन तक वहाँ रहा था, उसके बाद बंगाल की तरफ चला आया था। तो इस बार भी यही लग रहा था, लेकिन बंगाल की चुनाव की लड़ाई इस बार इतनी दिलचस्प थी कि जैसे सबकी निगाहें यहीं ठहर गई हों। तो हम तमाम लोग यहीं थे और इसी बीच में कोरोना इतना बढ़ गया और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना एक पूरी लहर के तौर पर है। यहाँ तक कि केरल में अभी पीक आना बाकी है, वो चुनाव के बाद हुआ। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ चुनाव नहीं है और उसके बावजूद वहाँ पीक आ रहा है। इस तरह की चीज़ें हम कई सारे दर्शकों ने अपनी बातचीत में भी कहा। हमने उनको देखा कि किस तरह से इस पूरे मसले को हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ, और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सबसे अहम खबर आ रही है कि 8:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। यानी मैं एक बार फिर जब आपसे बातचीत कर रहा था परसों, और मैंने कहा था कि अब बंगाल की राजनीति में कोरोना को लेकर धमक होगी और कोरोना ही यहाँ का सेंटर इशू बन जाएगा। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़ने वाले लोग हैं, साइबर दुनिया के मेरे नए दोस्त हैं, उसमें कई इस तरह की टिप्पणी भी करते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर किसी एक तरफ जाने से बजाय उसकी चीज़ों को गहराई में देखें। मैं बंगाल की बात इसलिए अभी भी कर रहा हूं क्योंकि मैं बंगाल में हूं, लेकिन मैं पूरे देश में कवर करता हुआ रिपोर्टर हूं, जहां अलग अलग चीज़ों पर हमेशा कवर किया। जैसे अगर आप इस तरह की बातें जो मैं मेरे साथ के दोस्त कर रहे हैं कि कोरोना इससे पहले और कहीं क्यों नहीं हुआ, ये कोरोना की चीज़ें, मैं कल भी यही चीज़ कह रहा था कि हमको साइंस और डॉक्टरों के साथ मजाक नहीं करना होता। हमको उन लोगों को जिनकी जान जा रही है, जिनके रोते हुए विजुअल आपको टीवी पर दिख रहे हैं, उनकी बातों को मजाक में या किसी राजनीतिक एजेंडे में नहीं लिया जा सकता आज। लेकिन बंगाल में जो हो रहा है, बंगाल में इसको लेकर जो सब चल रहा है, ये वाकई मुझे नहीं लगता कि एक गंभीर पहल की तरफ हो। पार्टियां इसको राजनीतिक तौर पर इससे स्कोर सेटल करने वाली हैं। उनको लग रहा है कि अब जो छठे चरण का चुनाव है, जिसमें मैंने फिर कहा कि बहुत ही अहम चुनाव है दोनों पक्षों के लिए, क्योंकि तीसरा पक्ष जो संयुक्त मोर्चा है, कांग्रेस, वाम मोर्चा और आईएसएफ, उसकी बहुत ज़्यादा भूमिका इसमें नहीं रह जाने वाली है। उसकी भूमिका सिर्फ इतनी रहेगी कि उसकी तरफ से शिफ्ट हुए वोट ने किस पार्टी को ताकत दी और उसको सत्ता के करीब पहुंचा दिया। इस फेज़ में बीजेपी और जो बीजेपी पूरी टक्कर के साथ टीएमसी के साथ है और टीएमसी उनके साथ उतनी ताकत के साथ जूझ रही है, क्योंकि यहीं से सत्ता की चाबी किसी के भी हाथ आने वाली है। कई सारी चीज़ें इस पूरे में, जैसे मैं कल भी देख रहा था कि मुद्दे शायद अब ख़त्म हो रहे हैं। मुद्दों पर जो लगातार हम लोगों ने 5 फेज़ तक अलग अलग चीज़ें आते देखी, फिर एक अलग मुद्दा आता था, लेकिन अब वो मुद्दे आपको घूम फिर कर वहीं ले जाते हुए दिख रहे हैं। यानी अब लड़ाई उस तरह की नहीं रही जिसमें कि आप रोज़ नए मुद्दे देख रहे हो। अब तक मुद्दों की राजनीति सेटल हो चुकी। दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जो अपना बेहतर पक्ष रख सकती थी वो रख चुकी हैं, लेकिन बात सिर्फ कनेक्ट की है, बात मतदाताओं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में और भी चेंजेस किए गए हैं, जो पूरा का पूरा हिस्सा है उनका कॉर्डन। उससे पहले भी इसी तरह होता था कि उन सबके कोविड टेस्ट हुआ करते थे जो प्रधानमंत्री के साथ मंच पर रहेंगे, लेकिन अभी इस दायरे को और बढ़ाया गया। हालांकि रैली स्थल पर सिर्फ 500 लोगों के रहने की बात है, बाकी
बाकी तमाम लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से साबित करें, उनको संबोधित करना होगा। इसी के साथ ममता बनर्जी, जिस पर हम लोगों ने कल भी कहा था कि वो किस तरह से अपनी सभाओं को छोटा कर रही है, 30 मिनट तक बोलेंगी, इसके बाद वो कोलकाता में एक सांकेतिक बैठक के तौर पर करेंगी, कोई रैली नहीं करेंगी। लेकिन क्या वाकई इससे बंगाल में कोरोना पर कोई फ़र्क पड़ेगा? बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि उनको लगता है कि इस सब चीज़ों के बीच में कोरोना को लेकर जब हम लोग बात करते हैं तो हमको उस सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं कर सकते कि कोरोना पर लोगों का बहुत ज़्यादा, जो लोग हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, जो उसमें जुड़ते हैं, उनको लगता है कि कोरोना पे शायद एक किसी खास वजह से, राजनीति से या उसको यहाँ जोड़ा जा रहा है। लेकिन उनको भी ये देखना होगा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिन से दिल्ली में कंटिन्यू सभाएं कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के साथ जो डॉक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, तमाम लोग जो वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स हैं और तमाम ऑफिसर्स के साथ आप देखेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय वो भी लगातार एक के बाद एक मीटिंग कर रहा है और ये इशू वाकई बड़ा होता जा रहा है। और इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि बंगाल की राजनीति में इस वक्त ये मुद्दा बनता इसलिए जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने उस सवाल पर भी क्वेश्चन, उस पहल पर भी क्वेश्चन उठाए जो 18 साल से ऊपर की सबकी वैक्सीन लगने की ज़रूरत है। इस वक्त ये बात सही है कि वैक्सीन की कमी है। अगर हम यहाँ बंगाल की बात करें या तमाम राज्यों में, चूँकि बंगाल से अलग अलग रोज़ खबर आ रही हैं कि बंगाल में जो वैक्सीन है उसके लिए लाइन भी है लेकिन उनको मिल नहीं रही है। इस तरह की खबरें आप रोज़ के अखबारों में देख सकते हैं और इसमें कोई किसी की राजनीति नहीं है। लेकिन इस पर इससे पहले ममता बनर्जी ने कभी सवाल नहीं किया। उन्होंने 24 फरवरी को जो चिट्ठी भेजी थी उसमें इस बात का जिक्र नहीं था। एक जैसे कस्टमरी लेटर होता है उस तरह का लेटर था जिसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता था, उसी तरह का ये लेटर हमको लग रहा है कि इस तरह से उस पर राजनीति करने की कोशिश की गई कि 18 साल से ऊपर के लोगों को आप कैसे वैक्सीन दे पाओगे जबकि अभी नहीं है। इस पूरे में जो केंद्र सरकार का जो रोल रहा है या जो बाकी तमाम राज्यों का रोल रहा वो तो उस पर लगातार बहस हो सकती है। वो विजुअल ये बता रहे हैं कि वहाँ कहाँ से ये कमी हुई, कहाँ किस तरह से चूक हुई, किस तरह से फिर लोगों को उस सेकंड जो वेव है उसको आते हुए देखना पड़ा। और चूँकि पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ सेकंड वेव और भी ताकत के साथ नहीं लौटी या जिसने पहले से ज़्यादा कहर दूसरी बार ना मचाया हो, तो हिंदुस्तान में आखिर इतनी लापरवाही कैसे हुई, इस पर भी बात होगी। और इस पर बात करने के कई सारे वजूहात मौजूद हैं जो कि चाहे उत्तर प्रदेश में दिख रहे हों, चाहे दिल्ली में दिख रहे हों, चाहे वो महाराष्ट्र में दिख रहे हों। लेकिन यहाँ बंगाल के चुनाव में उसको किस तरह लिया जा रहा है ये ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि मैं बंगाल के चुनाव पर यहाँ बात कर रहा हूँ। बंगाल में जो बड़ी लड़ाई है वो ये भी लड़ाई है कि जो राज्य सरकार पर आरोप थे, ममता बनर्जी के ऊपर जो आरोप लगे, चाहे वो कटमनी के, चाहे तोलाबाजी के, चाहे करप्शंस के, चाहे तुष्टीकरण के या उन तमाम लोगों की इच्छाओं, जो केंद्र की योजनाएं थी उनको लागू न करने के लिए और जिस तरह की मनमानी का पूर्ण रवैया उनका था उसको लेकर बहुत सारे सवाल लगे और उन्हीं के ऊपर पूरी बीजेपी अपनी पूरी कैंपेन को रखे हुए और वो उनको कैश करते हुए भी दिख रहे हैं। मतलब लग रहा है कि जनता उनके साथ जुड़ रही है। लेकिन अब अचानक जब कोरोना आया तो मैं ये फिर कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा राजनीतिक जो विमर्श है अब बंगाल में बदलता दिखेगा क्योंकि ये केसों की संख्या रोज़ बढ़ेगी। अब लगभग 8,500 के करीब के कल केस थे जिसमें कि जहाँ हम लोग रुके हुए हैं वहाँ भी 43 केस उसी हिस्से में माटीगाड़ा में थे। इसके अलावा 143 यहाँ सिलीगुड़ी दार्जिलिंग एरिया में है और पूरे राज्य में किस तरह से केस बढ़ रहे हैं। तो ये जितना केस बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा इस पर राजनीति भी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि जो मैंने कहा कि जो मुद्दे हैं वो तमाम अब खत्म हो चुके। जो ममता बनर्जी पर जो आरोप लगाने थे बीजेपी को लगा चुकी है, जो भी उनको लग रहा है कि उनके समर्थक जितनी ताकत के साथ राजनीतिक हिंसा की बात हम लोग पूरी डिटेल के साथ कर चुके। इसके बाद जिस तरह की ममता बनर्जी लगातार बंगाली अस्मिता की बात कर रही हैं, बंगाली कल्चर की बात कर रही हैं, किस तरह से बाहर से आने वाले बीजेपी के लोगों को कह रही हैं कि वो कोरोना लाए हैं, वो यहाँ गुंडई लाएंगे, वहाँ गुंडे लाए हैं। ये तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने बहुत बात की क्योंकि वो तमाम हर फेज में वही बात कर रहे हैं और अब उस बातों में कोई नई चीज़ नहीं दिखी। नई चीज़ एक जो ज़रूर दिखी थी जिस पर मैंने कल कहा कि किस तरह से अगले 2-3 फेज़ के लिए बीजेपी और टीएमसी
और कांग्रेस एक दूसरे के साथ जूझती दिख रही हैं। सीपीएम का बहुत बड़ा कोई भी लीडरशिप इस तरह की अब नहीं दिख रही है जिसको कि राष्ट्रीय स्तर पर लोग इस चुनाव में बंगाल के साथ कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि बंगाल के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको बाहर कोई इस तरह से नहीं पहचानता है। यानी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे बहुत सारे लोग जो मेरे दोस्त इससे जुड़ते हैं वो बंगाल के बाहर के लोग हैं, उनको भी शायद नाम मालूम नहीं होंगे कि जो यहाँ वाम राजनीति का क्षेत्रीय चेहरा है, या अगर वाम मोर्चे के पास कोई इस तरह का कोई चेहरा नहीं है जिसको ये बता सके कि उसको वो मुख्यमंत्री पद की तरफ या इसमें होगा तो उसको अहम आदमी के तौर पर देख रहे हैं। जो स्थानीय नाम है उनको आप कोई भी इस तरह से नहीं मानता कि उनका कोई अपील प्रधानमंत्री मोदी या फिर ममता बनर्जी के सामने हो। अब ऐसे में सवाल ये हुआ कि अधीर रंजन चौधरी भी मुस्लिम मतों की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी मुस्लिम मतों की बात कर रही हैं, क्योंकि इस फेज़ के बाद अगले फेज़ में जब आप घुसते चलेंगे लगातार लास्ट के 3 फेज़ में मुस्लिम मतों की संख्या बहुत है, जिसकी तरफ से अभी तक का जो राजनीति थी, अगर हम कोरोना को अलग करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ की राजनीति में था और वो बड़ा चंक था जिससे कि आने वाले इन 3 फेज़ों में किस्मत किसी भी पार्टी की बदल सकती थी। लेकिन अब उस तरह की, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि शायद ही वोटों पर असर पड़ेगा। कोरोना की जो बातचीत है उस पर, उसके सहारे ममता बनर्जी भले ही लेटर लिख दें, ममता बनर्जी चाहे इस तरह के आरोप लगा दें, उससे शायद यहाँ के आदमियों को बहुत फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा। इस समय तक उन्होंने अपने मन तय कर लिए और यहाँ जिस तरह के हालात अभी नहीं हुए हैं, अगर वो होंगे तो ये पीक वहाँ शुरू हो रहा है। चूँकि अप्रैल का, ये 20 अप्रैल जब हम बातचीत कर रहे हैं, ये पीक मुझे लगता है कि शुरू होगा 25 से 28 के बाद से और ये पीक यहाँ से होता होता मई के लगभग 10-12 तक इस पीक को हम बंगाल में, अगर वो उस तरह आता है, मेरी इच्छा है, सद्भावनाएं, शुभकामनाएं हैं कि वो इस तरह का पीक यहाँ ना आए। लेकिन जिस तरह से हम कानपुर के आईआईटी डॉक्टर्स की बात करते हैं, जिन्होंने एक मॉडल भी तैयार किया था, उसमें जो अलग अलग पीक की बात है उस पर अगर हम गौर करें तो वो पीक यहाँ होगा। इसीलिए जब रोज़ इसमें संख्या बढ़ती जाएगी तो हम देखेंगे रोज़ कोरोना पर राजनीति तेज होती चली जाएगी, एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू होंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के सहारे बीजेपी ने यहाँ बढ़त बनाई थी, वो इन रैलियों के ना होने से क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि भाषा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भाषा को लेकर जो बीजेपी है वो कई बार सवालों के घेरे में लगातार घिरती है और ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश भी की। उन्होंने जिस तरह की गोलबंदी, जिस तरह का फोर्टे अपना बनाया था, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे चुनाव की व्यू रचना की थी, उसमें सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने, आपको गौर किया होगा अगर पहले 2-3 फेज़ों पर हमने बातचीत की, कि उन्होंने भाषा को लेकर कहा ये बंगाली भाषा नहीं जानते हैं, ये लोग बंगाली अस्मिता नहीं जानते हैं। और जो सेकेंड लाइन अगर कोई है जिसको पहचानते हैं लोग, जो टीएमसी की है, क्योंकि उसका मैं नाम क्या बताऊंगा, उनमें से कौन से नाम को आप पहचानेंगे, ज़्यादातर जिनको लोग बाहर पहचानते थे वो अब बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। तो जो लोग ममता बनर्जी की पार्टी में उनके इशारे के बाद राजनीतिक एजेंडे को उनको आगे बढ़ाते हैं, उनकी नज़र में तो ये कोई बहुत बड़ा, ये दीदी ओ दीदी का जो नारा जो कहा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने, वो भी बंगाली कल्चर के अगेंस्ट है और उनका कहना है इससे महिला का अपमान होता है। ये राजनीतिक जो कलाबाजी थी, ये कोशिश की गई थी कि कौन सा मुद्दा बड़ा होगा, कौन से मुद्दे को आप आम जनता के टच करके उससे वोट वापस टीएमसी के हक में कराया जा सकता है। लेकिन इतने विमर्श के बाद आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि यहाँ जिस तरह का ध्रुवीकरण है, यहाँ जिस तरह की हिंसा के बाद खेमाबंदी है, उसमें बहुत आसानी से कोई वोट इधर से उधर नहीं हो रहा है। वोट वही होना है जो दूसरी पार्टियों से टूटकर इन दोनों पार्टियों के पास आना है। इसीलिए इस समय कोरोना का मुद्दा यहाँ बहुत बड़ा अहम होगा, इस पर मुझे शक है। इस मुद्दे से बहुत सारी वोटें इधर से उधर होंगी, इस पर भी मुझे शक है। लेकिन ये मुद्दा लगातार गहराता जाएगा। अब अगर हम लोग बंगाली अस्मिता की बात करें, भाषा पर मैं वापस आता हूँ, क्योंकि शायद भाषा पर मैंने शुरू किया था इस बात को, कि भाषा क्या इस पूरे चुनाव के 3 फेज में बहुत असर डाल सकती है? क्योंकि अब जो है रैलियों की राजनीति खत्म हो रही है। अब ये पूरा अगले 3 फेज़ तक अगर हम देखेंगे, पूरी ताकत, तीसरा फेज़ तो खैर परसों ही है, लेकिन जो बाकी के 2 फेज़ हैं या परसों तक भी, अब पूरी लड़ाई रैलियों से हट के चली जाएगी उस पर, सोशल मीडिया पर। दोनों पार्टियों पर लोग बातचीत कर रहे हैं जिनका कहना है कि बीजेपी के पास IT शहर है, बीजेपी के पास एक पूरी आर्मी है जिसको उन्होंने IT में इतना ताकतवर बनाया कि अलग अलग राज्यों की चुनाव मशीनरीज को वो लोग कंट्रोल करते रहे हैं और उसमें अपने पार्टी के लिए काफ़ी लंबे एक लड़ाई लड़कर जीत चुके हैं, या जीतने की कोशिशों में वो लगे रहे तो वो मंझ गए हैं। वो बहुत बेहतर एक IT सेल के तौर पर डेवलप होता है, जो कि यहाँ के राज्य में बहुत TMC के ऊपर अपनी
बढ़त दिखा सकता है। दूसरी तरफ टीएमसी के पास प्रशांत किशोर जैसा शख्स है जो कि 2014 में प्रधानमंत्री की टीम के पास था, यानी जिसको ये मालूम है कि उसी को ये मालूम है आईटी को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी पार्टी की जीत की कैंपेन के लिए किया जा सकता है। लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी की उस टीम का मुकाबला कर पाएगा, इस पर मुझे कई बार शक लगता है, क्योंकि जिस तरह के संसाधन इस समय बीजेपी के पास होंगे, टीएमसी चाह कर भी उन संसाधनों के करीब नहीं पहुंच पाएगी। भले उस पर आरोप लगाने वाले उसके विरोधी ये कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन बीजेपी की ईडी, इनकम टैक्स और इन तमाम जो छापामारी कार्रवाई हुई है, मतलब बीजेपी नहीं केंद्र सरकार की एजेंसीज़ की जो छापामारी कार्रवाई हुई है, उसके बाद से उस पैसे का मूवमेंट रुका है। वो भले ही पैसा जब्त हुआ है या नहीं जब्त हुआ है, लेकिन वो पैसा उसका मूवमेंट रुका है, जिसका नुकसान टीएमसी के लोगों के जो अंदर खाने बात करते हैं तो उनके मुताबिक उनकी कैंपेन पर पड़ रहा है। और जो 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें फेज़ की कैंपेन है, अगर हम उसको सोशल मीडिया की तरफ देखेंगे तो उसमें जिस तरह के संसाधन चाहिए, क्या उसमें टीएमसी के पास वो हैं, क्या वो बीजेपी के मुकाबला करती है? तो यहाँ अगर हम लोग एक्सपर्ट्स की मानते हैं तो उनका कहना है कि भाषा बड़ा मुद्दा होगी इसमें, क्योंकि सोशल मीडिया में जो लोगों के साथ अटैचमेंट होगा उसमें भाषा के साथ ही वो रिश्ता उनका जुड़ता है। क्योंकि वो वहाँ से मोदी अगर हिंदी में बोलते हैं या अमित शाह, जेपी नड्डा, जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो यहाँ पहुँचकर मोबिलाइजेशन करने में लगा है अपने समर्थकों को, जो राजनीतिक हिंसा के शिकार भी हुए हैं, उनके अंदर अगर किसी तरह का जोश भरना चाहता है तो उसके लिए उसको आंखों में वहाँ सामने होने पर वो भाषाओं का अंतर होने के बावजूद वो अपना मैसेज कम्युनिकेट करने में कामयाब हो रहे हैं। अगर वो सोशल मीडिया पर लड़ाई होती है तो क्या वो मोदी की उस बात को इस तरह से लेंगे जिस तरह हम लोग दीदी और दीदी को देखते हैं रैलियों में, या जिस तरह से वो बार बार कहते हैं कि आप दीदी सुनती नहीं हो, उस तरह का कनेक्शन क्या जोड़ पाएंगे? तो एक्सपर्ट का कहना है कि भाषा के मामले में बीजेपी के पास जो एक बढ़त अभी थी भाषा कि इस बड़ी जकड़बंदी को तोड़ने की, वो शायद सोशल मीडिया से कम हो जाएगी। सोशल मीडिया पर अगर उनकी पार्टी जाती है तो वो कम हो जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर संसाधनों की बात होती है, उसमें आगे की तरफ बीजेपी बढ़ती है, बीजेपी आगे उससे दिखाई दे रही है और ममता बनर्जी अकेली अपने दम से ही उस पर मुकाबला नहीं कर पाएंगी जिस तरह का लग रहा है। और ये जो कैंपेन है, ये जो लड़ाई है, ये तीनों फेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यही तीनों फेज़ हैं जो अब बचे हुए हैं। यानी जो आपने इससे पहले हासिल किया उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन अगले 3 फेज़ में बाकी 5 फेज़ों के अंतर को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। उसको अगर हम लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की ये लड़ाई दिलचस्प होगी, जो कल से शुरू होगी। इसी बीच में आपको हिंसा की खबरें भी मिलेंगी और कई सारी दिलचस्प जो सीटें हैं, जिसमें कि मनीष शुक्ला के पिता को जब टिकट दिया गया था, वो बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग सीट होगी कि किस तरह वहाँ वो फैसला होता है। इसके अलावा मैं वैक्सीन पर वापस जाना चाहता हूं कि किस तरह से ममता बनर्जी इस चिट्ठी के सहारे स्कोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि इससे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये उसी तरह है जैसे एक के बाद एक हम विपक्षी नेताओं को उस वक्त देख रहे थे। मैं इसमें केंद्र सरकार की वकालत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो इस समय हालात हैं वो आपको दिख रहे हैं और जिनकी जिम्मेदारी है उन पर ये जानी चाहिए। क्योंकि जब हम लोग यहाँ सवाल कर रहे हैं ममता बनर्जी से, एज ए पत्रकार मैं यहाँ सवाल करता हूँ किसी पार्टी के समर्थक या किसी पार्टी के बारे में सोच कर नहीं, क्योंकि वो सत्ता में है। ये टीएमसी के लोगों को सोचना होगा कि जो सत्ता में है उसको जवाब देने हैं। उसी तरह केंद्र सरकार में अगर प्रधानमंत्री मोदी की टीम है तो उन पर भी सवाल होंगे, उनको भी आप ये नहीं कर सकते हैं कि उनको सवालों से बरी कर दें। लेकिन अभी हम लोग कोरोना पर इस समय ख़ास तौर पर दिल्ली आसपास या केंद्र सरकार की जो योजना उस पर बात नहीं कर रहे। फिर बंगाल पर, चूँकि आप सब लोगों की ये इच्छा है कि सिर्फ बंगाल पर ही चुनाव पर इस बारे में बातचीत की जाए। अगर मुझे समय मिलता है और मैं अलग अलग जो शोज़ करने की कोशिश करूँगा जिसमें मैं अलग अलग विषयों पर, जो अलग अलग चाहे वो राजनीति के हों चाहे वो खेल के हों, जो मैंने कवर किया है, अपराध को इतने लंबे समय तक कवर किया, उसके बारे में हो तो उस पर मैं अलग बात करूंगा। लेकिन इस समय मैं बंगाल पर आप ही लोगों के कहने पर ये बातचीत कर रहा हूँ कि बंगाल की राजनीति में इन तमाम चीज़ों के क्या मायने होंगे जो इस फेज़ के बाद सामने आएंगी, क्योंकि ये फेज़ ये तय कर देगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये फेज़ ये तय कर देगा कि बंगाल की गद्दी पर इस बार कौन बैठने जा रहा है। बाद के दोनों सीटों में अगर बहुत अंतर बीजेपी नहीं ला पाती है तो फिर उसके लिए संकट है। लेकिन अगर बीजेपी इस फेज़ को, जो कि अभी मैंने बताया था, कल भी मैंने बताया था कि बीजेपी के पास एज है,
बीजेपी इस पूरे फेज़ में, चूँकि 21 और 22 सीट का जो अंतर था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत माइन्यूट, बहुत ही कम अंतर से जीती गई थी। और अगर वो सीटें अब फिर देखी जाएंगी तो चूँकि पार्टी फिर आगे बढ़ रही है बीजेपी, तो उसको फ़ायदा मिल सकता है। जो यहाँ की अगर राजनीति की हम लोग बात करते हैं, यहाँ टीएमसी से सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, वो सत्ता में है। अगर आप चाहे कानून व्यवस्था की बात करो, चाहे आप केंद्रीय योजनाओं के लागू करने की बात हो, या दूसरे कई मामले हों, उन तमाम चीज़ों पर जो सवाल है वो उन सब को लेकर ममता बनर्जी पर ही हम लोग सवाल उठाते हैं, क्योंकि वही सत्ता में है। इसीलिए जो इन सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी होगी, जो इन सीटों पर जो पार्टी जिससे ज़्यादा नुकसान की संभावना होती है, वो उसी पार्टी को होती है जो कि उस पार्टी सत्ता में राज कर रही होती है, अगर समर्थक उसके खुश ना हो। चूँकि एक बड़ा डिवाइड तो हो चुका है बंगाल की राजनीति में, हम साफ तौर पर देख रहे हैं ये एक बड़ा डिवाइड है, और दोनों तरफ से ध्रुवीकरण की जितने हिस्सों में कोशिश हो रही है, जहाँ जहाँ ये कोशिश कामयाब है, जहाँ जहाँ ये चीज़ दिख रही है, वो पार्टी में उसमें बीजेपी आपको बढ़त पर दिखाई देगी, क्योंकि वो बहुसंख्यक आबादी को रिप्रेजेंट करने की बात करती है। तो ये हमको अलग अलग हिस्सों में दिख रहा है। ये अभी तक की फेज़ में आपने देखा, और बीजेपी हर फेज़ में आगे बढ़ती हुई का मतलब ये नहीं कि संख्या में आगे बढ़ गई, वो टीएमसी के गढ़ में अंदर घुसकर अपने वोट बैंक बढ़ाती हुई दिख रही है। और ये वोट बैंक अगर उसको जीत के करीब ले जा रहा है तो ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज जब हम लोग ये बातें कर रहे हैं तो उस समय दिल्ली में फिर कोरोना की चीज़ें हैं। मुझे कई विपक्षी दलों का, चूँकि प्रधानमंत्री पर हम लोग सवाल कर ही रहे हैं कि वो आखिर उस दौरान क्या हुआ, चूँकि जो डिप्लोमेसी है उसकी कहानी अलग है। उस वक्त जिस तरह से वो कह रही हैं कि बाहर निर्यात कर दिया गया, मुझे लगता है कि इस पर सवाल ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन आपको उनके सहारे और उस वक्त कितने हज़ार वॉयल्स ख़राब हुई इस पर भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस समय वैक्सीनेशन को तेज़ करने की ज़रूरत थी उन तमाम राज्यों में, तब विपक्षी पार्टियों ने भी इसमें कम जो है संदेह फैलाने की कोशिश कम नहीं की थी। याद होगा, एक ने तो कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इस मोदी वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। जिस तरह की आवाज़ राहुल गांधी लगाते रहे, आज वो भी कोरोना पीड़ित हो गए हैं। आनंद शर्मा के भी कोरोना के संक्रमण की खबर है। तमाम बहुत सारी खबरें इस समय आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि ये खतरा वास्तविक खतरा है। ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, और इन सब की डिमांड को सेंट्रल को पूरा करना होता है। यानी प्रधानमंत्री मोदी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये सवाल उन पर जाते हैं। और मुझे आपके जवाब में एक चीज़ बस मेरा आपसे आग्रह रहता है कि आप भले ही मेरी किसी भी इससे असहमति जता सकते हैं और पूरी तरह से मेरे विचारों को खारिज कर सकते हैं, लेकिन आपकी भाषा में शालीनता रहनी चाहिए। और आप बहुत सारे लोग जब लिखते हैं तो ये मुझे तो बेहतर लगता है कि वो मेरी बात सुनते हैं और उस पर लिखते हैं, लेकिन उनमें अगर शालीनता का अभाव होता है तो मुझे लगता है कि उस पर मैं जवाब देते हुए भी हिचकता हूँ। चूँकि मैं नया हूँ, आप लोगों के साथ मेरी ये नई दोस्ती है और मैं चाहता हूँ कि इसको और हम बेहतर कर सकें। मैं इस तरह की बातें, इस तरह के फैक्ट्स आपके सामने ला सकूँ जिनको आप कि एक मेरे कहे गए सत्य के तौर पर न लें, आप उनको कसौटी पर कसें। तो मैं इस बार फिर बंगाल की राजनीति में, और मैं कुछ सारे, अगर आप लोग इस पर वीडियो पर लिखेंगे कि क्या आगे सिर्फ बंगाल पर ही चर्चा करते रहें, क्योंकि कल आखिरी वो जो है परसों छठे फेज़ के लिए कल लास्ट दिन होगा चुनाव से पहले दिन, और सुरक्षा बल वहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे ये भी है। लेकिन इस तरह की बातचीत हम आपसे क्या करें, हमको ज़्यादातर मैं इसमें राजनीतिक जो उतार चढ़ाव है उसकी बात करता हूँ। और आज यहाँ अधीर रंजन चौधरी ने भी अपने आप को कल से आइसोलेट किया हुआ, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की खबरें आपके पास हैं, तो मुझे लगता है कि कोरोना भी यहाँ भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ जा रहा है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस इशू पर काफ़ी बातचीत की। आज चूँकि बहुत ज़्यादा हम लोगों को लगता है कि इस तरह की राजनीतिक खबर नहीं है जिसको हम एक नया और एक बड़े उसके तौर पर कर सकें, तो मैं आपको सिर्फ वो एक कविता के साथ, जैसा कि मैं मान रहा हूँ बंगाल की कुछ कविताएं मुझे बेहद पसंद हैं, उसी पर हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत खूबसूरत कविता, फिर मेरे पसंदीदा कवि नील की, जब मैं कोलकाता पर पढ़ता हूँ तो मैं नील को पढ़ता हूँ, और आप उस मेरे फेसबुक पर पेज पर जाकर भी आप ढूंढ सकते हैं, जो मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कोलकाता या बंगाल को कवर किया था, उस पर मैं तब आर्टिकल लिखता था। धर्मतल्ला से चलती है 5 नंबर की ट्राम श्याम बाज़ार के लिए,
दच के खाती टुन टुन करती, हड़ हड़ गड़ गड़ बजती। धर्मतल्ला चौराहे पर खड़े लेलिन की चिट्ठी पहुँचताती है 5 नंबर की ट्राम। श्याम बाज़ार 5 माथा मोड़ पर घोड़ा सवार सुभाष बोस के नाम। 5 नंबर की ट्राम अनवरत यात्रा पर है। इतिहास के एक अध्याय से दूसरे अध्याय के बीच होते जो बाबा तो खुश होते कि पहना हुआ है कलकत्ता ने जनेऊ आज भी अपनी छाती पर। एक बेहद खूबसूरत कविता थी। इसके साथ उन्हीं की एक दूसरी कविता है, शिमला स्ट्रीट में सितार के तार छेड़ता है भविष्य का परिवारजक सन्यासी, तो कांपती हैं हवाएं जोड़ा सांकों में हारमोनियम पर बैठता है भविष्य की कविता का नायक, तो थिरकती हैं सेमल की पत्तियां शिमला स्ट्रीट के आखिरी छोर तक। जॉब चारनाक के शहर में अलग अलग बजते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत वाद्य। नहीं देखी कलकत्ता ने शिमला स्ट्रीट जोड़ा सांकों की जुगलबंदी, एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए गाते रहे 2 संगतकार कलकत्ता में। तो आज हमारी ये बातचीत यहीं तक। हो सकता है आपको इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश हो तो आप मुझे ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार आपकी अपेक्षाओं पर और खरा उतरूँ। नमस्कार।